माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सी प्रक्रिया तुरंत प्रभावित होगी? तो भाई साहब आपको पता है कोशिकीय श्वसन होगा जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई मेरे। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है भाई, दो तीन बातें। पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? दुई झिल्ली वाली संरचना होती है ना। कैसी झिल्ली वाली संरचना? दुई झिल्ली। और इसमें याद रखना, इसमें इसका जो आंतरिक संरचना होता है वह आपको इस तरह से उंगली नुमा होता है ना, जिसको आप क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस पर आपको पाया जाता है ऑक्जीसोम्स। क्या पाया जाता है? ऑक्जीसोम्स पाया जाता है। और इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है डीएनए? इसमें, है ना, इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, डीएनए पाया जाएगा। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्या पाया जाता है कि जिसके कारण इसे स्वशासी कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग? स्वशासी या ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इसे कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, ऑर्गेनेल्स कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है? तो भाई साहब सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। और भाई ये स्वशासी कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है और यह अपने हिस्से का 75 से, ठीक है, 85% अपने आप खुद ब खुद बना लेता है ना। इसीलिए इसे स्वशासी कोशिकांग कहा जाता है। और इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र संपन्न होता है ना, जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जिसके उपरांत आपको 36 एटीपी ऊर्जा, है ना, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की उत्पत्ति होती है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, ये सारा उत्पत्ति होगा, है ना। तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन से एटीपी का निर्माण होता है। तो क्या क्या सीखे यहाँ पर? सीखे, ये पहला चीज सीखे कि आपको कैसा डीएनए पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में? सर्कुलर डीएनए, जैसा जीवाणु में पाया जाता है। जैसा किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। आपको कहां पर क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी हम देख रहे थे, ठीक है, आपको स्टेट में, अभी जो स्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन देख रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया पर पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहां प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, बाह्य संरचना में या आंतरिक संरचना में? तो ध्यान में रखिए बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 75% प्रोटीन होता है। कितना परसेंट प्रोटीन? 50 या डीएनए होता है। और बाहर कितना होगा? 25%, है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखना है बच्चे। अब देखिए, कोशिका विभाजन से कोई लेना देना नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया को। वसा का पाचन, है ना, वसा का पाचन आपको पता होगा लाइपेज एंजाइम से। कहां पर होता है? तो ड्यूडेनम में। कहां पर होगा? ड्यूडेनम, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। प्रोटीन संश्लेषण आप में दो अंग सहायक होता है, एक ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रुखड़ा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब प्लस क्या बच्चे? तो राइबोसोम। कौन? राइबोसोम। ये दोनों क्रियाशील होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, है ना। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा तो मजेदार है। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा कि एक कार विराम अवस्था से, जैसे विराम अवस्था है तो यू का मान 0 हो गया। यू का मान क्या हुआ? 0। कह रहा है क्या 5 सेकेंड में टाइम दिया हुआ भैया, कितना दिया हुआ? 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड दिया हुआ, और 20 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, तो त्वरण एक समान है, तो उस इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? भाई साहब यहाँ क्या बोल रहा है? त्वरण एक समान है। ए बराबर नियत है। ए बराबर क्या हुआ? नियत है। तो अगर ए का वैल्यू आप कहीं से भी निकाल लें तो हर कंडीशन में ए का वैल्यू सेम ही रहेगा। v माइनस यू बाई टी होता है। तो भाई साहब v का मान आपको दिया हुआ 20, है ना, u का मान दिया हुआ कितना? 0। v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से निकाल लिए आपको a का मान, तो भाई मेरे 20/5 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और आपको पता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, तो भाई ठीक है ut का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए, हाफ ए का मान आपको पता है 4 गुना आपको कितना सेकंड के बाद बोल रहा है? 5 सेकंड के बाद, तो 5 का स्क्वायर, है ना, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 25 25 दूनी 50 मीटर। देखिए कहां पर ऑप्शन में है ऑप्शन में जी,
तो 50 मीटर आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखना भाई, तुरंत बनने वाला सवाल है। गति के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण समीकरण होते हैं और उसी पर बेस्ड सवाल बनता है। कभी घबराइएगा नहीं एग्जाम हॉल में अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया v बराबर u प्लस at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s बराबर ut प्लस कौन, हाफ at स्क्वायर। तीसरा आपका है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किसके बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच। किसके बीच संबंध बताता है, तो विस्थापन और समय के बीच। किसके बीच समय बताएगा, वेग और विस्थापन के बीच। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अच्छा, गति के समीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो। गति का समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने। ये v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s किसने दिया, गैलीलियो ने। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। तो मजेदार सवाल है भाई मेरे। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। याद रखिए CaCO3 भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या कह रहा है, 50 ग्राम कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी। सरल सवाल है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर पूछ देता है तो लड़का 4 बार छटपटाएगा, है ना, कि अरे इक्का इक्का इक्का। तो आपको इक्का इक्का नहीं करना है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे, कैल्शियम का क्या हुआ 40, देखिए दिया हुआ है ना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 या 48, कुल मिला के कितना ग्राम, 100 ग्राम। 100 ग्राम में देखिए कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम। कितना, 40 ग्राम। 50 ग्राम में कितना होगा भैया, 20 ग्राम। होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, फट से बनेगा। लेकिन ध्यान में रखना एग्जाम हॉल में चक्कर में नहीं पकड़ पड़ना है, घन चक्कर नहीं बनना है ना। तो देखिए 100 ग्राम में कितना है जी, कुल कितना कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 ग्राम। 100 ग्राम में है 40 ग्राम कैल्शियम। क्या पूछ रहा है ना, 50 ग्राम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होगी, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो भैया तुरंत निकल गया सवाल, कोई दिक्कत है ना। चल कैसे निकाला है, निकाले हम। ठीक, देखिए 100 ग्राम में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की मात्रा कितनी, 40 ग्राम, है ना। चूंकि इसीलिए है ना, कितना ग्राम में, तो भैया 50 ग्राम में, है ना। 40 बटे, है ना, क्या बच्चे 100 गुना क्या 50 भागा गुना कर दे, कितना आ गया 20 ग्राम। तो दिक्कत, तो देखिए इसलिए, चूंकि इसलिए बना दिया, फटाक से बन जाएगा। ध्यान में रखना भाई मेरे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या करा, मानव रक्त का दोहरा परिसंचरण। देखिए बड़ी अच्छी बात है, क्या है भाई मेरे, है ना, है ना। कह रहा मानव रक्त दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है। बड़ी जबरदस्त सवाल है भाई साहब। ये देखिए ये बनाते हैं, आपको एक क्लास में बताए थे हम, है ना। यहाँ देखिए ये भाग में बांट दीजिए, कितना भाग में बटेगा आप लोग बताइएगा। इधर लेफ्ट की इधर राइट, इधर राइट, इधर क्या राइट, राइट और इक्वल, दाया अलिंद, है ना, दाया अलिंद। इधर क्या, दाया नीले, है ना। इधर क्या, बाया अलिंद, और इधर क्या, बाया नीले, है ना भाई। याद रखिए ट्राइकप्सिड बल्ब, है ना, ट्राइकप्सिड बल्ब इसके बीच में पाया, 3 ठो बल्ब होता है, इसके बीच में 2 बल्ब पाया जाता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किधर ट्राइकप्सिड बल्ब होता है ना। तो दाया, दाया अलिंद और दाया नीले को विभक्त करता है या जोड़ता है ना। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ट्राइकप्सिड बल्ब करता है। ध्यान में रखना बच्चे, ट्राइकप्सिड बल्ब करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ये हो गया। और बायकप्सिड बल्ब किसको बांटेगा जी, बायकप्सिड बल्ब जोड़ेगा, बांटेगा नहीं, जोड़ेगा। किसको किसको, तो बाया अलिंद और बाया नीले। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया ये भी सही है। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से है ना आपका रक्त इससे जाता है किसमें, ये हो गया वो फेफड़ा, फेफड़ा में जाता है। मिला दीजिए फेफड़े, है ना। इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी, है ना। इसमें कैसा रक्त, तो अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। बेटा एकदम याद रखना है, जो बता रहे हैं वो रामबाण है, पूछवे करेगा क्वेश्चन, है ना। नहीं पूछने का सवाल नहीं उठता है। और यहां से जोड़ दीजिए किसको, बाया अलिंद को, बाया अलिंद को। और यहाँ होता एरोटा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन, है ना।
पल्मोनरी वैन। भैया अगर दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होगा तो दोनों रक्त आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, है ना। पता चला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, है ना। और आपका ऑक्सीजन कैरियर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, CO2 युक्त रक्त है, फेफड़ा का एल्वियोली इसको क्या करेगा, खींचेगा बाहर, सांस के द्वारा निकाल देगा जी, है ना। और भाई फिर उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। यानी कौन रक्त में ऑक्सीजन मिलाने और बाहर निकालने का काम करता है, तो एल्वियोली। क्या, कौन जी, एल्वियोली। बच्चे इसको बोलते हैं हिंदी में कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। यानी कुपिका किसमें, तो रक्त में। कौन सा रक्त में, तो आरबीसी में। किसको जोड़ता है, तो भैया O2 जोड़ता है, O2 जोड़ेगा, है ना। किसको बाहर निकालेगा, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये भी ध्यान में रखनी है। कौन O2 मिश्रित करता है रक्त में, कुपिका, कुपिका, ठीक है। एल्वियोली किसका फंक्शनल यूनिट है, तो फेफड़ा का। किसका, फेफड़ा का। यानी लंग्स का क्रियाशील इकाई जो है उस किसको बोलते हैं, तो भाई मेरे कुपिका को, या ठीक है आपको एल्वियोली को कहा जाता है। तो यहाँ एकदम क्लियर है भैया, रक्त के शरीर नहीं, रक्त को दोहरी परिसंचरण तंत्र इसीलिए है कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त कभी मिश्रित नहीं हो, है ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एकदम ध्यान में रखेगा भाई मेरे, नहीं रखेगा तो कोई काम नहीं देगा, ठीक है। जल्दी से वर्दी पहन के भाग जाना है। हाँ एकदम रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेगा, तू बोलेगा तो रुकेंगे, नहीं बोलेगा तो रुकेंगे। अच्छा क्वेश्चन लाजवाब लाजवाब है ना, अभी और लाजवाब आएगा, धीरे धीरे एनसीईआरटी पूरा पकड़ लेंगे, है ना। लेकिन छोड़ेगा नहीं, चाहे 2 है 4 है 5 है, तो अब लड़का से फर्क नहीं पड़ता, लड़का भर जाएगा। अभी बोल रहे हैं आपको, अगले 10 से 12 दिन में 15 दिन में देखिएगा लड़का भर जाएगा, बैठने का जगह नहीं है। ये शशांक सर है ना। हम लोग कभी, हम ईमानदारी में कभी कमी नहीं करते हैं, चाहे 5 लड़का हो, 10 लड़का हो, 20 लड़का हो, लड़का तो करेगा नहीं। हाँ नहीं हो आएगा तो थोड़ा टेंशन नहीं है, पैसा चाहिए ना जी। हाँ मेरा मन खट्टा हो गया तभी हम छोड़ सकते, जैसे मन में खटर पटर हो गया छोड़ देंगे। ये देख, नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, होने के लिए कभी हो सकता है। भैया ही बताए हैं आप लोग, यूनिट विद्युत खपत कैसे निकालेगा भाई, यूनिट विद्युत खपत, खपत कैसे निकालेंगे, तो भाई मेरे P इंटू N इंटू क्या T, बटा कितना 1000, है ना। देख बेटा कितना पावर है, 100 है ना। कितना बल्ब है, एक ठो बल्ब है, देखिए एक बल्ब है ना, 100 वाट। और गुना कितना घंटा, 8 घंटा। हमेशा आवर में लिखेंगे, अगर मिनट में रहेगा तो आवर में बदल देंगे, सेकंड में रहेगा तो आवर में बदल देंगे, है ना। गुना कितना दिन, 30 दिन। अब बटा कितना जी, 1000। काटिए भैया, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 24 यूनिट हो गया। आंसर हो गया कौन, बी। लिख लेगा बाबू, P इंटू N इंटू टी बटा क्या, 1000। बच्चे 1 यूनिट बराबर कितना होता है जल्दी बताइए, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर भी होता है। ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। देख बाबू, नीतीश बाबू, ठीक है, अब वैकेंसी देंगे जैसा, ठीक है, कल की परसों का पेपर में देख रहे थे, है ना। हाँ फॉर्म जो भी फॉर्म है, नहीं याद रखिए कि बिहार में नौकरी तभी हो सकता है जब साइंस आपका बेजोड़ हो। बिहार में नौकरी अगर लेना है तो साइंस आपको उम्दा करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं, है ना। 99% बच्चा का हम देखते हैं, है ना, वो लूसेंट रटेगा। अब लूसेंट के पकड़ के बाहर है क्वेश्चन, है ना। वर्तमान में जो क्वेश्चन का लेवल है वो लूसेंट की पकड़ से क्या है, बाहर। देख लीजिए अभी बीपीएससी का हाल, ना बीपीएससी का कोई एग्जाम देख लीजिए, वर्तमान में जितना भी एग्जाम हुआ है, इवन आप, ठीक है, जो है ये बीपीएसएससी जो है परीक्षा लिया है, ठीक है, कौन कौन 2-3 चीज का भी हाल के दिनों में मद्य निषेध लिया, और उससे पहले भी एक एग्जाम लिया था, क्या था कि फॉरेस्ट रेंजर की, पता नहीं कौन रेंजर था, उसका क्वेश्चन देखे थे, गजब का क्वेश्चन था, लाजवाब, मजा आ गया।
है ना। हम बोलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार में शशांक सर का बहार होगा, है ना। टफ क्वेश्चन पूछा फिर तो कोई जगह है, हमरे जगह है। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समावयवी होगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि समावयवता क्या है ना। ध्यान दीजिए बच्चे, मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था और मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्या हम कह रहे हैं। रासायनिक सूत्र समान हो, देखिए ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। रासायनिक सूत्र क्या हो, है ना, समान। क्या हो, समान, समान। और भाई मेरी एक तो समान हो, संरचना सूत्र भिन्न हो। संरचना सूत्र क्या होगा, भिन्न होगा, है ना। संरचना सूत्र आपको भिन्न हो। दीदी थोड़ा सा उधर जाके बात करो। संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे यौगिक को समावयवी और इस गुण को क्या कहते हैं, समावयव। तो दूसरा कोई चीज नहीं है भैया मेरे, समावयवी या समावयवता है, समावयवता कहते हैं। याद रखना बच्चे कि ऐसे यौगिक को कौन सा, समावयवी, और इस गुण को क्या बोलेंगे, समावयवता। चलो ब्यूटेन देखिए दिया हुआ C4H10, ये देखिए C3H8 प्रोपेन होता है। कार्बन यहाँ 4, कार्बन यहाँ 3 होगा जी, होगा। मार दीजिए गोली, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं भाई मेरे, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए, है ना, प्रोपेन मतलब 3 होगा, 2 पे है मिथाइल, तो 1 कार्बन और दे दीजिए। ये हो सकता है, संभावना है कि हो सकता है। अब फिर हम बाद में करेंगे इसको। अब आते हैं साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन भैया मेरे, साइक्लोब्यूटेन याद रखना है। साइक्लोब्यूटेन ध्यान दीजिएगा जरा, साइक्लोब्यूटेन देखिए ऐसे, साइकिल में सी, ये सी और ये सी, यह देखिए सी, यहां देखिए एच एच, ध्यान देते चलिए, एच एच ध्यान देते चलिए, एच एच ध्यान देते चलिए, एच एच ध्यान देते चलिए। ठीक है भैया, ये साइक्लोब्यूटेन, ये है ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन है। और ये क्या है, साइकिल, मतलब ये ठीक है आपको अनब्रांच्ड चेन है ना। हाँ आपको क्या है, क्या अनब्रांच्ड है, लेकिन ये क्या हुआ, क्लोज्ड हो गया, यानी अलग हाइड्रोकार्बन हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। तो भाई मेरे ये खत्म हो गया। अब जरा इसको देखिए, ब्यूटीन को देखिए, ब्यूटीन में क्या आते हैं, है ना। हाँ ब्यूटीन में क्या आते हैं भैया, यहाँ देखिए, इसीलिए इसको खत्म किए कि 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 2 6 2 8, यहाँ कितना है, कितना है, खत्म हो गया, इसीलिए काट दिया इसको, है ना। ये भी कट गया, बचा ब्यूटीन। ब्यूटीन में आते हैं भैया, ब्यूटीन क्या हुआ, ब्यूटीन मतलब एल्कीन, एल्कीन, ब्यूटीन मतलब एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, तो भैया CnH2n होता है ना। और भाई साहब C4H8, है ना। क्या जी अंतर हुआ, कौन सा आंसर होगा, तो सवाल नहीं, है ना। कितनों टफ से यूज करना है, क्या यूज करना है, कंसेप्ट यूज करना है। कैसे यूज किए हैं ये हम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, है ना। चलो तो ये मजेदार है, ध्यान में रखना है। देखिए किसी खाद्य श्रृंखला में यदि, है ना, उत्पादक स्तर पर कितना 10,000 जूल, ये हम बताए हैं लगता है ना, 10%, बताइए कितना होगा, है ना। कै नंबर को बोल रहा, तृतीयक उपभोक्ता। भाई मेरे यहाँ देखिए, ये हो गया आपको प्रोड्यूसर, और ये क्या हुआ, कंज्यूमर 1, है ना। ये हो गया कौन, कंज्यूमर 2, और ये क्या हुआ, कंज्यूमर 3। यहां बोल रहा तृतीयक उपभोक्ता, याद रखिए, अगर पोषण स्तर बोलता, कौन सा स्तर, पोषण स्तर बोलता तो गड़बड़ हो जाता, है ना। न्यूट्रिशन लेवल इसको भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर को भी, तब यहां से गिनते। लेकिन उपभोक्ता बोल रहा है तो सरल कर दिया सवाल, है ना। तो ये देखिए ये कितना जूल है, तो भैया ये 10,000 जूल है, और आपको 10,000 किलो जूल है ना, किलो जूल है। अब ये 10% लिंडमान के नियम के अनुसार कितना जाएगा जी, 10%, तो यहाँ हो गया 1,000,
1000 किलो जूल। यहाँ देखिए इसका 100 किलो जूल हो गया। यहाँ देखिए इसका क्या हो गया, आपको 10 किलो जूल हो गया। तो आंसर हो जाएगा कितना, 10 किलो जूल। किसके नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ठीक है, 10% की मात्रा में होता है, लिंडमान के अनुसार। किसके अनुसार, लेकिन ठीक है, आपको जो है ना जीव जो है आपको सूर्य से, ठीक है, उत्पादक जो है सूर्य से कितना परसेंट ऊर्जा ग्रहण करता है, केवल 1%। केवल कितना, 1%। लेकिन खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह 10% की मात्रा में होता है, जिसे किसका नियम कहते हैं, लिंडमान का। किसका नियम कहेंगे, लिंडमान का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है। बहुत अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे, ठीक है। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ध्वनि देख लेते हैं। ध्वनि याद रखना बच्चा, जो बता रहे हैं वो रामबाण है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य। बच्चे अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। याद रखना बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ध्वनि जब माध्यम से गमन करती है तो कुछ मॉलिक्यूल से निकट निकट आ जाता है, जिसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं, है ना। और कुछ मॉलिक्यूल से दूर दूर चला जाएगा, जिसको विरलन कहते हैं। जब संपीड़न होगा, है ना, तब आपको प्रेशर का मान बढ़ जाएगा, घनत्व का मान बढ़ जाएगा। जब विरलन होगा तो प्रेशर का मान घट जाएगा और घनत्व का मान क्या होगा, घट जाएगा। ये याद रखना है ना। अब देखिए ध्वनि की चाल, याद रखना बेटा, ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज्यादा, तो याद रखिए ठोस में। किसमें, ठोस में। उसके बाद किसमें, द्रव में। उसके बाद किसमें, गैस में, है ना। याद रखना बच्चे, चाहे ध्वनि हो या प्रकाश हो, है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब गुण बदल जाता है ना। वेग बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, है ना, बदल जाता है। क्या बदल जाता है, बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति। क्यों नहीं बदलता है आवृत्ति, तो मैंने कहा था कि देखिए नंबर ऑफ वेव्स जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है वह नहीं बदलता है ना। किसी तरह से कुछ कर लेंगे नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ वेव्स। और आवृत्ति क्या है, तो बच्चे तरंगों की संख्या है जो क्या होगा, सतह पर आपतित हो रही है। इसीलिए नंबर ऑफ वेव्स नहीं बदलेगा, तरंगों की संख्या नहीं बदलती है, इसीलिए आवृत्ति नहीं बदलेगा। तरंगों की संख्या अनचेंज्ड रहेगा, है ना, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड रहेगा भाई मेरे। क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना भाई मेरे। याद रखिए ध्वनि तरंग हवा से पानी में, हवा हो गया, याद रखिए, ठीक है। विरल माध्यम, ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर, 300। बच्चे पानी में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यही अगर समुद्री जल रहता तो 1531 मीटर पर सेकंड होता। कितना होता, 1531। और निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि चाहे प्रकाशो रहता तो भी आपको आवृत्ति नहीं बदलता, बाकी सब क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना, मजा आ जाएगा। चल, तो ये याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितिक रैखिक होती है ना? क्या करेंगे, है ना, याद रखना भाई मेरे, कैसे बनाएंगे एकरा, और हमरो ने पता हो रे नुनू, है ना, कहा होगा, नहीं होगा, याद रखना है इसमें, है ना, कुछ चीजें याद रखनी है। ध्यान दीजिए बच्चे, एकदम लिख लीजिए, H2O का शेप जो होता है ना, वेंट शेप होता है, VNT, वेंट शेप, मतलब भी आकार का। यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, है ना, लगभग 100, है ना, 104 डिग्री के आसपास के बीच कोण होता है। बंधन कोण कितना डिग्री, 104। याद रखिए बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, जल का आकार कैसा, भी शेप, कैसा, फिर से बोलिए, जल का आकार, भूलेगा नहीं, जल का आकार, H2O, हाइड्रोजन का मतलब जल का आकार हो गया, H2O का आकार हो गया भी शेप, भी शेप, भी शेप, भी शेप, एकदम। बॉन्ड एंगल कितना, 104 डिग्री के आसपास, ठीक है। अमोनिया, ये हो गया हल्का सा टेट्राहाइड्रल है बच्चे, कैसा है,
चतुष्फलकीय। कैसा है जी? चतुष्फलकीय है ना। और भाई मेरी मीथेन का भी चतुष्फलकीय के आसपास होता है। और CO2 हो गया रैखिक। कैसा शेप होगा? रैखिक। और जब भी रैखिक होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा भाई मेरे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यही इसी का आकार क्या होता है? रैखिक होता है ना। किसका? यहां से क्या क्या सीखे बच्चे? अमोनिया का आकार कैसा बताएं? मिथेन का आकार कैसा बताएं? जब भी चतुष्फलकीय होगा तो 108 डिग्री बॉन्ड निकली। कितना डिग्री बॉन्ड निकली? 108 डिग्री। बच्चे जल का आकार कैसा? कैसा? बच्चे जल जब भी चर्चा करते हैं तो 3 मुख्य बातें आपको याद रखनी चाहिए जल में, है ना बच्चे। सबसे पहला, इसका बीपी अधिक होता है। क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्यों क्वथनांक अधिक होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन। बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जल का क्वथनांक अधिक क्यों? जल अच्छा विलायक होता है। याद रखना है, अच्छा विलायक है जल। क्यों? तो क्योंकि इसका विशिष्ट उष्मा अधिक होता है, स्पेसिफिक हीट इसका अधिक होता है। इसीलिए जल क्या होता है? सर्वाधिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कोई दिक्कत? ध्यान में रखना भाई मेरे, ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए आपको, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख बाबू, मेंडल के प्रयोगों में जब एक लंबा पौधा का संकरण एक बौने पौधे से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षणीय फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? नहीं पता हमको, नहीं पता, है ना। लेकिन हमको असली बात पता है ना। ये देखिए, ये हो गलो लंबा, पूर्ण लंबा, है ना। याद रखना, कौन सा लंबा? पूर्ण लंबा। मेंडल क्या थे? ठीक है, पादरी थे, है ना। मेंडल ने आपको पी मतलब पाइसम सेटिवम, पी मतलब क्या हुआ? पाइसम सेटिवम पर बहुत सारा काम किया था। और इन्होंने ठीक है आपको पैसम सेटिवम के 7 लक्षणों, विपरीत लक्षणों, जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में संकरण कराया और उस पर 3 अपना प्रमुख नियम दिया था। पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तीसरा आपको पृथक्करण का नियम दिया था। तो मेंडल के कितने नियम? पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। ये कितने नियम दिए? 3। कितने लक्षणों पर काम किए थे? 7 विपरीत लक्षण पर। चल बेटा, ये देखिए लंबा हो गया, ये हो गया बोना, है ना। तो पहला जेनरेशन में, F1 जेनरेशन में ये दोनों ठीक है लंबा ही होगा, 100% लंबा, 100% लंबा। लेकिन ये लंबा विपरीत प्रयासी होगा। याद रखना बच्ची, है ना। ये शुद्ध लंबा नहीं होगा। कैसा लंबा होगा? शुद्ध लंबा। कैसा लंबा है? देखिए, एक तो बड़का टी है, एक तो छोटका टी है ना। अब क्या हुआ? अब इसको अपने आप स्वपरागन के लिए छोड़ दिया गया, है ना। याद रखना बच्चे, स्वपरागन का मतलब हुआ ऑटो पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ? तो पॉलन ग्रेन जब आपको ठीक है कहां पहुंच गया? ओवरी में पहुंच गया, अंडाशय में पहुंच गया, तो निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये स्वतः करते हैं, ये नहीं कि पकड़ के डाल दिए ओकरा में, है ना। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्वतः अपने आप निषेचन करने के लिए छोड़े, है ना। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने ठीक है अपने द्वितीय जनरेशन के पौधे को किस प्रकार परागन कराया था? तो परागन उसने नहीं कराया था, स्वपरागन के लिए छोड़ दिया था, है ना, ऑटो पोलिनेशन के लिए। अब क्या हुआ? तो दोनों, ये विपरीत प्रयासी वाला पौधा है भैया, ये टी और क्या हुआ? टी आपस में किया बच्चे, है ना। ये स्वपरागन किया, तो ये देखिए टी आ गया। पूर्ण लंबा कितना? 1 है ना भैया। पूर्ण लंबा कितना? 1 हो गया। ठीक है, फिर आइए भाई, ये टी आइए टी कीजिए, क्या हुआ जी? टी, है ना। फिर कीजिए भैया मेरे, है ना। ये टी और ये वाला टी मिला दीजिए, है ना। टी, है ना। ये देखिए ये टी और ये टी कितना हुआ जी? टी, है ना। ये देखिए जीनोटाइप की बात करें, एक पूर्ण लंबा, 2 अपूर्ण लंबा, है ना। और एक क्या हुआ भाई मेरे, है ना, एक हो गया बौना। ये जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। अब आइए फिनोटाइप। भैया लंबा लंबा कौन कौन? 1 2 3। कितना लंबा? 3 लंबा। कितना बौना? 1 बौना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? फिनोटाइपिक पूछ रहा है। तो 3 अनुपात क्या हुआ? 3 अनुपात क्या हुआ? 1। यही अगर जीनोटाइपिक पूछता तो क्या बोलते?
1:2:1। क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो और ठीक है। अभी क्लास बढ़िया तो नहीं बता सकता है। अरे बाबा है, हाँ, तीन तीन गो लंबा है ना, लेकिन तीन गो लंबा कैसा लंबा? एक तो ना रे, आधा आधा। एक गो शुद्ध लंबा, दो गो अशुद्ध लंबा, है ना, क्योंकि एक गो बोना है ना, लेकिन लंबा तो सब ना है रे भाई। और अंदर में की हो तो पता है, मान लीजिए कभी बोले कि ये दोनों का हाइट कैसा, तो लंबा है दोनों, है ना। तो लंबा अंदर में तोरा कौन जीन है थोड़ा पता है। हम तो फिनोटाइपिक बोले, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से है। जैसे ही टी आया तो छोटका टी के कैरेक्टर को क्या कर देगा? दबा देगा, है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है? डोमिनेंट, लंबा डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट है वो अपने आप को क्या करेगा? ठीक है, जग जाहिर करे, है ना। मान लीजिए आप में गुण है क्या, हम लड़ाई मार कर करके ही मानेंगे, तो कितनों आपको शांत व्यक्ति में बैठा दीजिएगा तो करेगा। जिसका आदत है चोरी करने का, है ना। एक एक लेडीज, ठीक है, मेरे घर के बगल वाले घर में आई रहने के लिए, रहने मतलब क्या, उसकी दूर के रिलेशन की पुतोहू थी। अब बुढ़िया बुढ़वा बुढ़िया रहता है ना। बेटा सब सऊदी अरब में काम करता, मुस्लिम है, बहुत अच्छी, वही आंटी केवल रहती है। उसका जितना जेवर उबर था अपने रूम में सुलाई, अपना बेड दी सोने के लिए, है ना। बोले कि पुतोहू है तो दी सोने। उसका पूरा, ठीक है, चाबी छोड़ दी उसी गोदरेज में, और जितना सोना चांदी है सब लेकर के वो लेडी जो चली गई। अब आंटी भोरे भोर आई मेरे पास में कि बाबू, उसका बेटा सब सऊदी अरब में रहता है तो यहाँ का टाइम अंतर है, तो बेटा सब फोन करते कर रही थी, नहीं उसको तो बेचैनी था। ठीक, आंटी को बोली कि देखिए ना, लेके चला गया, चला गया, वो चला गया। फिर जाके पुलिस कंप्लेन की, बगले में थाना है, ठीक है, खड़गड़बाग थाना। तुरंत उसमें कंप्लेन किया गया। फिर जाकर के वो आया, फिर उस लेडीज से सब वसूल के लाया। सोचिए पुतो कैसी है ना बाबू। तो जे डोमिनेंट रहतो ना तो डोमिनेंटे रहतो, है ना। ओकरा कितनो घी पिला देवे, तो एक से बाबू चालाक कौन है? चालाक कौन है? नहीं है चालाक, ठीक है, नहीं है चालाक। हमारे पास में 1450 ग्राम का दिमाग है, उस दिमाग का यूज करके हम संपत्ति अर्जन का प्रयास करेंगे, न कि किसी का मर्डर करके या कुछ करके इधर उधर करके चोरी चमारी करके करेंगे। हमारे पास कलम का ताकत है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हम तो हर बच्चे को बोलते हैं कि आप में असीम क्षमता है, क्षमता का यूज तो कीजिए। कौन चीज सोना है रे? हम तो बोलते 2.5 लाख हो जाए, 2.5 करोड़ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो इतना संपत्ति कमा ले कि जो, ठीक है, वो अरज लेगा, फिर अरज सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है। अब चोरी चमारी करके नहीं, नौकरियों में जाना तो एकदम शान से रहना, ठीक है, केवल ऊपरी आमदनी के चक्कर में नहीं रहना, खूब कमाया। देखो ना कितना मान आदर होता है। चलिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने। भैया जैसे ही अवतल दर्पण आता तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आती है, आपको भी बता देते हैं। ये देखिए, ये है अवतल दर्पण। यू का मान ऑलवेज निगेटिव होगा, भी याद रखना है। अगर पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। कौन सा दर्पण में बोल रहे हैं? अवतल। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा आकार का बनेगा, है ना। चलिए, और भी अगर निगेटिव हो गया तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये बड़ा छोटा, ठीक है, आपको क्या जी बराबर सब बन सकता है। और आपको एफ क्या होगा? तो ये ऑलवेज निगेटिव होता है। तो बच्चे, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई। जैसे ही वक्रता केंद्र पर रखा, यही एक कंडीशन है जहां पर समान आकार का, है ना, समान स्थान पर लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। कैसा बनेगा? समान आकार का, है ना। याद रखना बच्चे, ये देखिए हम बना रहे हैं भाई, बच्चा लोग कभी भूलना नहीं भाई, है ना। ये देखिए हमने कहा ये बैरियर रख दिए वक्रता केंद्र, है ना। इससे अगर इधर वस्तु है ना, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, है ना। इससे अगर इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? बड़ा बनेगा, है ना। जैसे ही आपको फोकस के बाद वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बाकी सब कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, है ना। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है ना बच्चे, है ना, पहले है बच्चे वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, है ना। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया समान आकार का बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर की तरफ दर्पण की तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। जैसे ही आपको वस्तु को फोकस के बाद आप पोल के तरफ रखते हैं, है ना, फोकस के बाद रख रहे हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, है ना। तो आप फोकस से पहले अगर वस्तु है तो हर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो आपको पता है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर बनेगा। कुछ नहीं है भैया क्वेश्चन, लेकिन है समझना है क्वेश्चन को, नहीं समझेगा तो दिक्कत होगा, पक्का ना। जमाना बहुत बदल गया ना हो, क्या अब तो पुराने लोग हैं, नहीं बदला जमाना, बहुत बदल गया है आजकल, कुछ करके पढ़ लेता है लोग। धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। धात्विक ऑक्साइड भाई मेटल और नॉन मेटल और मेटल वाइट तीनों ध्यान में रखिए। तो यहां देखिए मेटल ऑक्साइड लिख लेना है बेटा, मेटल ऑक्साइड ये ऑलवेज आपको क्षारीय होता है ना बच्चे। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ये ऑलवेज आपको क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड कौन कौन बच्चे, दो तीन देख ले, है ना। एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन, इसका जो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा वह उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी, ध्यान में रखना। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड या मोनोक्साइड आपको उदासीन होता है। कैसा होगा, उदासीन, न्यूट्रल होता है। कौन कौन, ये तीन के अलावा कुछ याद नहीं रखना है। कार्बन मोनोक्साइड, है ना, आपको नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोक्साइड। बोल बच्चा कितना उदासीन ऑक्साइड लिखाए हैं, तीन, कौन कौन, CO, N2O और NO, है ना। अब आइए क्वेश्चन पर, करा धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सही है ना। वे जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो भैया क्षार बनाते हैं, जल में घुला दीजिए, है ना। मान लीजिए कि सोडियम ऑक्साइड है, इसको जल में घुला देते हैं तो भैया ये बना लिया 2NaOH, है ना। ये क्या है, तो क्षारक है, क्या है, क्षारक है, बेस है बच्चे, बेस है या क्षार है। इसको क्षार, जो क्षारक जल में घुलनशील हो उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ये भी सही है बच्चे, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, ये भी सही है। तो क्या जी इसका व्याख्या ये करता है जी, करता है, नहीं करता, उससे क्या लेना देना कथन को, हाँ अभी कारक से। तो ए और आर दोनों सत्य, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है बच्चे, है ना। ध्यान में रखिए कथन और कारक दोनों अलग अलग चीज है ना, लेकिन सही दोनों है, सही दोनों है। उसका क्षारीय होना आपको अलग गुण हो गया, क्षारीय होना क्या हुआ, अलग गुण। लेकिन जब उसको जल में घुलाए तो क्षार की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, क्षार। तो ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो। क्षारक का क्या गुण होता है, जो स्वाद में क्या हो, स्वाद में आपको, ठीक है, ये कड़वा हो, है ना, जो आपको जो है नीले लिटमस तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, पीला कर देगा। ये सब गुण होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना, ये सब गुण होता है, ना कि जल में घुलनशील, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। आगे बढ़ते, जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है भाई। जाइलम आपको पता है जटिल उत्तक है। कौन सा उत्तक है, जटिल, जटिल, ठीक है, पादप अस्थाई उत्तक, जटिल पादप अस्थाई उत्तक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, दो काम करना, ठीक है, याद रखना बच्चे। यह केवल एक दिशिक, कैसा दिशिक,
एक दिशा, यूनिडायरेक्शनल जल का फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल जल और खनिज लवण का, है ना, जल प्लस खनिज लवण। लेकिन खनिज लवण किस रूप में, खनिज लवण किस रूप में, तो आयंस के रूप में, किसके रूप में, आयंस के रूप में का प्रवाह करता है, आयंस के रूप में, याद रखा बच्चे, एक दिशिक करेगा, आयंस के रूप में करता है ना, रूप में प्रवाह करता है, याद रखना भाई मेरे। किधर करेगा, यूनिडायरेक्शनल करेगा, कैसे करेगा, यूनिड, केवल एक दिशा में, है ना, लेकिन यही फ्लोएम अगर रहता तो वह द्विदिशिक ट्रांसपोर्ट करता है, कैसा करता है, द्विदिशिक ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, और केवल खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करता है, और खाद्य पदार्थ में भी सुक्रोज का, किसका करता है, सुक्रोज का करता है। तो भैया जल और खनिज का परिवहन करेगा, जल और खनिज का परिवहन करेगा। और देखिए पौधे को यांत्रिक सहायता भी देगा जी, है ना, ध्यान में रखना बच्चे। कह रहा है कि जालम उत्तक का मुख्य कार्य, नहीं मुख्य कार्य बोल रहा भाई मेरे, मुख्य कार्य केवल एक ही होगा, कौन, ठीक है, आपको क्या करना, जल और खनिजों का परिवहन करना, ध्यान में रखना है। अगर यही कार्य रहता तब क्या बढ़ते, आपको ये भी मार देते जी, पौधे को यांत्रिक सहायता देना, है ना, ठीक है, पौधे को यांत्रिक सहायता भी देना मार देते हैं, लेकिन कह रहा मुख्य कार्य, है ना, ऐसा बहुत फंसाता है रे, है ना, खास करके किसमें, दरोगा फंसा दे। कह रहा है मुख्य कार्य क्या है, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए जबकि उसका द्रव्यमान स्थिर है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब आसान प्रश्न है, कैसे आसान प्रश्न है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², एक फार्मूला ये होता है, दूसरा फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² बटे क्या 2m होता है ना। क्या कह रहा है, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है ना, संवेग दोगुना कर देते हैं भैया, नया काइनेटिक एनर्जी ke1 बराबर संवेग दोगुना हो गया 2p का होल स्क्वायर, है ना, द्रव्यमान वही रह रहा है भैया, p² बटा 2m को बाहर कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, यानी ठीक है आपको काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पहले का कितना गुना, 4 गुनी हो जाती है, पहले का कितना गुना, 4 गुनी हो जाती है। दीदी ये सब लिख, है ना लिखो तो दिक्कत है बेटा, है ना, क्योंकि बाद में शशांक सर न मिलते वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, और मेरा कहा हुआ बात याद रहेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, हाँ लिख लिख, आगे बढ़ते हैं। क्या गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी जी, 4 गुना हो जाएगा, देखिए कैसे बना है, ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें एक दो तरह का और पूछता है तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन कभी ना कभी। चलिए n बराबर 1, n बराबर 3 और n बराबर 3 और n बराबर 2 के लिए संभव चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान कितने होंगे, नहीं पता क्या है भाई, है ना, है लेकिन लाजवाब सवाल है ना, कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या है, कहाँ घर हो, यूपी, यूपी में कहाँ पर है, चंदौली, चंदौली तो बगले में हो, नहीं बनारस, बनारस के आसपास है कहीं पर, है ना। तो यहाँ कौन जगह तैयारी करती है, बिहार दरोगा का, बैठ 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 बैठ, यूपी से आई तो ऐसे तू मेहमान है रे, है ना, देख छुटकी देख, है ना, यूपी से पढ़ने आई, है ना, सतर्क रह, नहीं एकदम कहीं भी कोई भी जा सकता है, पढ़ खूब मन लगा के पढ़, है ना, उद्देश्य क्या होना चाहिए, सफलता। बहुत लड़कियां हैं जी, यूपी अभी तो कम है ना, टीचर बैच में हमको वहां पर बहुत सारी लड़की, बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी लड़की और टीचर बनी है। और एक चीज तो है बाबू, मानिए ना मानिए, है ना, आजकल लड़कियों में ठीक है पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा बढ़ा है, पहले की अपेक्षा, है ना, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा, ठीक है। और हम तो 17 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ये चंदौली की है, तो आपके घर जाना है ना, इसका नौकरी हो गया दरोगा, मान लेते दरोगा, बिहार दरोगा बन गई है ना, राजगीर जाने वाली, अब हम लोग सब चलेंगे, है ना, तो इनसे क्या मांगेंगे, इनसे इनको नहीं ले जाना, ये तो राजगीर में है ना,
इनके घर जाना है मिठाई खाने के लिए, मेरे पिताजी के पास में जाना है, कैसे जाएंगे जी? एड्रेस चाहिए। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस देगा वही क्या है? क्वांटम नंबर। किसका एड्रेस? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को आप क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा क्वांटम नंबर 4 प्रकार के, NLMS, NLMS है ना भैया। ये कक्षा संख्या बताता है। कौन सा संख्या? कक्षा संख्या। चलिए भैया, कक्षा संख्या बताता है। तो ये देखिए n बराबर 3 है, तो कौन सा कक्षा? तीसरा कक्षा। कौन सा कक्षा? तीसरा कक्षा। अगर n बराबर 3 हो, है ना, तो l का मान होता है, ठीक है, 0, 1 और 2, है ना भैया। तो ठीक है, 0, l बराबर 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल? तो s ऑर्बिटल, है ना। l बराबर 1 के लिए कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। l बराबर 2 के लिए कौन सा? तो d ऑर्बिटल। क्लियर हुआ, है ना? क्लियर हुआ। l बराबर 1 के लिए कौन सा ऑर्बिटल? s। ध्यान में रखिएगा, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, p में मैक्सिमम कितना? 6, d में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना। s में कितना बच्चे? s का आकार कैसा? गोलाकार, है ना। p का आकार कैसा? डम्बबेल। और d का आकार कैसा? तो डबल डम्बेल। कैसा? डबल डम्बेल होता है, दुई डमरूकार होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में, d में, s का आकार कितना? कितना? वृत्ताकार। ठीक है, पी का आकार कैसा? वृत्ताकार बोला रे, रेखे बोला, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार बोले कि वृत्ताकार? ये सब केमिस्ट्री पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना। कॉपी उठा के देखेगा तो पता है नहीं सब। एस का आकार कैसा? गोलाकार, है ना। गोलाकार और वृत्ताकार में अंतर है भाई, स्फेरिकल है ना बच्चे। उसके बाद क्या हुआ? पी का आकार कैसा? डम्बेल। बोलिए डमरूकार, डम्बेल, डमरूकार या डम्बेल। डी का आकार? दुए डमरूकार, डबल डम्बेल। हाँ, डी का आकार डबल डम्बेल, भूलना नहीं, है ना। फिर रिपीट कर देंगे हम, है ना। चलिए अब देखिए, एस में एक डब्बा, ध्यान में रखना बच्चे, कितना डब्बा? एक डब्बा बनेगा। पी में कितना डब्बा? तो 3 डब्बा, 3 ठो है ना, 3 डब्बा। और डी में कितना डब्बा? तो 5 डब्बा है। 5, 10 इलेक्ट्रॉन है ना रे, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है एक डब्बा में। कितना? 2। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी देखे कैसे भरेंगे, पहले भरेगा क्लॉकवाइज हुंड के नियम से, है ना, फिर भरेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या हुआ, तो डी का वैल्यू, एल का मान कितना? 2। एम का मान याद रखना बच्चे, एम का मान होता है -2 से +2 तक, -2 से प्लस, -2, -1, 0, +1 और कितना? +2। देखिए 5 मान हो गया, -2, -1, 0, +1, +2, कितना मान हो गया? 5। कितना मान? 5 मान। तो बच्चे n बराबर 3 और n बराबर 2 के लिए संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m का मान कितना होगा? बोलिए कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा, -2, -1, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई मेरे? चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? कई डब्बा? कितना डब्बा? एक डब्बा। कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा? एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और आपको ध्यान में रखना है एस का आकार कैसा? कैसा? गोलाकार, है ना। बोलिए पी का आकार कैसा? डम्बेल। कैसा? डम्बेल, डमरूकार, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन? कै डब्बा? एल का मान कितना? 1। एल का मान कितना है? 1 है। और एम का मान कितना? तो -1, ठीक है, 0 +1, कितना हो गया जी? 3, है ना। चलिए अब आइए, ठीक है, डी ऑर्बिटल में डी का आकार कैसा? कैसा? कितना इलेक्ट्रॉन? 10। कितना? 10। ठीक है, आपको एम का मान कितना हो गया? 5। 5 डब्बा तो 5 ठो, है ना। 3 डब्बा तो 3 ठो मान एम का, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, आंसर हो गया। क्लियर हुआ? देख कैसे बना सवाल, हमरो ने पता था कि इसका सवाल है। एम बराबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। और ठीक है, एस बराबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चे। क्लॉकवाइज जाएगा तो एस का मान क्या होगा? +1/2। और एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन रहा तो एस बराबर क्या होता है? -1/2 होता है। बोलिए क्वांटम संख्या कितना प्रकार का? कौन कौन?
प्रधान क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, एल बराबर दिगांशी क्वांटम संख्या, ठीक है, एम बराबर चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस बराबर स्पिन क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के, कौन कौन, चल प्रधान, ठीक है, प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक, ये प्रधान क्वांटम संख्या हो गया, तो ये हो गया आपको प्रधान क्वांटम संख्या, ये हो गया आपका दिगांशी, दिगांशी, ये हो गया चुंबकीय, और ये हो गया क्या भैया मेरे, ठीक है, चक्रण। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत में किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहते हैं? बोलिए, आप लोग जानते होंगे, है ना, किसको जी, ब्रायोफाइटा। बच्चे सवाल किसके अंतर्गत आता है जल्दी बता दीजिए, ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत। टेरिडोफाइटा को पादप, ठीक है, सरीसृप कहते हैं, पादप सरीसृप, फॉर्न हॉस्टेल वगैरह इसमें आता है, पादप सरीसृप कहेंगे, सरीसृप। और जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होता है, कैसा होता है, नग्न बीजी होता है ना, पाइन वगैरह इसमें आता है, नग्न बीजी, है ना, इसका बीज जो है खोल के अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाए हैं जी, एक परिनालिका के अंदर यानी सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है, तो आपको बताए थे हर जगह चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहेगा, कैसा रहेगा, एक समान। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तरीका बताए थे कि बी बराबर क्या होता है, तो म्यू नॉट इंटू एन आई, है ना, जहां म्यू नॉट क्या हुआ चुंबकीय पारगम्यता, एन हुआ चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया विद्युत, ठीक है, मात्रा, है ना, तो सिरोपाधिक केंद्र में सुन सभी बिंदुओं पर लगभग क्या होगा, एक समान, सभी बिंदुओं पर लगभग क्या होगा, एक समान होगा बच्चे, एक समान होता है हर जगह। आगे देखते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है भैया, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा क्या हुआ, उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ध्यान में रखना बच्चे, उष्मा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपको पता है ना, ध्यान में रखना बच्चे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपको पता है कि, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न, उष्मा उत्पन्न, तो जब उष्मा उत्पन्न हो गया तो मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेगा कि धनात्मक मार देगा, नहीं होगा धनात्मक, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ध्यान में रखिए बच्चे, कैसा होगा, एंथैल्पी बोल रहे हैं। अगर अगर ठीक है आपको रिएक्टेंट का उष्मा प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए तो आपको एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, है ना। अगर ठीक है आपको प्रोडक्ट का उष्मा, है ना, प्रोडक्ट का उष्मा, देखिए उल्टा बोल रहे हैं, है ना, याद रखना बच्चे, प्रोडक्ट का उष्मा आपको ज्यादा हो जाए किससे, रिएक्टेंट से, तो एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर रिएक्टेंट का उष्मा ज्यादा हो गया किससे, तो प्रोडक्ट से, तो यहाँ देखिए इसको, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है और इसके लिए पॉजिटिव होता है एंथैल्पी, तो ये ध्यान में रखना बच्चे, है ना। अगर उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या होगा, शून्य हो जाएगा एंथैल्पी, तो उल्टा होता है जी, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, कैसा होगा, उल्टा, है ना। अगर उष्मा उत्पन्न हो रहा है अभिक्रिया में, क्या उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उष्मा यदि उत्पन्न होगा भाई, जो चेंज इन एनर्जी होता है उसमें चेंज, देखिए एंथैल्पी में क्या होता है कि रिएक्टेंट का उष्मा, है ना, रिएक्टेंट का उष्मा, हीट ऑफ रिएक्टेंट और हीट ऑफ प्रोडक्ट है ना, हीट ऑफ प्रोडक्ट है, तो बच्चे तो इसका मतलब है हीट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है किसकी अपेक्षा, प्रोडक्ट की अपेक्षा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें आपको बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया बच्चे। अगर यहीं पर क्या होगा कि आपको रिएक्टेंट का जो उष्मा है वो कम हो जाए, है ना, प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाए बच्चे, तो उस कंडीशन में आपको बाहर से उष्मा उसको देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पॉजिटिव हो जाएगा एंथैल्पी, कैसा होगा, पॉजिटिव आपका एंथैल्पी होगा। तो सिंपली बात आपको ज्यादा नहीं जानना है, जानना है क्या कि उष्माक्षेपी अगर होगा तो एंथैल्पी निगेटिव, अगर उष्मा शोषी होगा तो एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, ये ध्यान में रखना है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कहाँ होगा भैया मेरे, अमाशय में। यही अगर पूर्ण पाचन रहता, है ना, पूर्ण पाचन रहता तब कहाँ होता, छोटी आंत में, है ना भैया। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो भैया स्टार्च का, किसका, स्टार्च का पाचन होता है, किसके द्वारा, तो सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा, है ना, सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा यहाँ पर पाचन होता है, ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। बड़ी आंत में आपको जल
हाँ, जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का। पाचन वचन कुछ नहीं होता, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो भाई साहब 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पहला हो गया कौन? सिक्कम। कौन सा जी? सिक्कम। ये वाला सिक्कम भाग है ना, CAECUM, सिक्कम भाग बोलते हैं, है ना। और यहीं पर अपेंडिक्स होता है जी, है ना। और ये वाला भाग क्या होगा? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। और ये वाला भाग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलेंगे? रेक्टम। यहीं से आपको लेट्रिन जो है ना वो बाहर निकलता है। ये भाग को एनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। इसको रेक्टम कहते हैं। यानी आपका जो ठीक है बड़ी आंत है उसके कितने भाग? कितने भाग? बोलिए कौन कौन? सिक्कम, कोलन और रेक्टम। कहां पर बैक्टीरिया रहता है जी सहजीवी के रूप में? तो आपको बड़ी आंत के सिक्कम भाग में आपको एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं इकोली। कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे? इकोली। और यह विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करेगा? विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है ना। तो बच्चे ठीक है, आपके बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में रहता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है, तो इकोली। इसीलिए जिस जल में लेट्रिन ज्यादा अपशिष्ट के रूप में रहता है वहां याद रखिएगा इकोली बैक्टीरिया के पाए जाने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। और ऐसे जल को पीने के लिए मना किया जाता है बच्चे, है ना। अगर ठीक है मानव के अपशिष्ट से प्रदूषित होने की संभावना जहां पर ज्यादा रहती है उस जल को पीने से मना किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर खुले में आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा हानि, अमीबियासिस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हाँ, बहुत तरह का रोग और भी रोग उत्पन्न करेगा, है ना। तरह तरह का रोग उत्पन्न करता है। अमीबियासिस ऐसे प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए भाई क्या है हमारा है। कह रहा 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन के लिए बल लगाया जाता है तो वस्तु में संवेग। आसान क्वेश्चन है। P बराबर क्या हो जाए? mv, है ना। तो 5 गुना क्या कर दीजिए? 5 केजी की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगाया जाता है ना। तो बच्चे संवेग बराबर mv और संवेग बराबर एक और फॉर्मूला होता है बल गुना सूक्ष्म समय। इसको आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग, है ना। आवेग बोलते हैं। और आवेग संवेग क्या होगा? बराबर होता है। ध्यान में रखना, आवेग या संवेग क्या होगा? बराबर होता है। भाई साहब निकाल लीजिए ना, बल गुना सूक्ष्म समय। देखिए बल कितना है? 20 और गुना समय कितना है? 3, यानी 60 केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर है ना। याद रखना बच्चे, आपको संवेग में परिवर्तन को आप आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो तुरंत बन जाएगा सवाल। कुछ है ही नहीं सवाल में। अबे नौकरी ले लेना है रे, है ना। तो बहुत दिन से परेशान है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, भैया आपको हम पढ़ाए हैं परमाणु त्रिज्या जो है ना। ध्यान में रखना, परमाणु त्रिज्या जो आवर्त में बाएं से दाएं घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता? बढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बच्चे सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका? सबसे कम परमाणु त्रिज्या याद रखना है, ठीक है आपको, हाइड्रोजन का। लेकिन नाभिकीय त्रिज्या की दृष्टि से, न्यूक्लियर रेडियस की दृष्टि से, है ना, सबसे छोटा परमाणु कौन होता है? दृष्टि से सबसे छोटा परमाणु होता है, याद रखना, हीलियम। बच्चे हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या होता है 53 पिकोमीटर, है ना। और हीलियम का परमाणु त्रिज्या होता है 31 पिकोमीटर। और ये भी ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा परमाणु जो है, सबसे बड़ा परमाणु आपको कौन होता है? भैया ये सीजियम होता है। कौन होता है? सीजियम होता है। और यह 300 पिकोमीटर होता है। कितना पिकोमीटर जी? 300 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। सबसे छोटा परमाणु कौन? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन। लेकिन नाभिकीय त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा परमाणु हीलियम, है ना। दोनों का त्रिज्या देखिए लिख दिए हैं, है ना। और सबसे बड़ा परमाणु कौन? सीजियम। चल बेटा अगला देखते हैं। याद रखिए, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाता है ना। ये देखिए, ये भी बताया है आपको। ये क्या हुआ जी? जल्दी बताइए। ये डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स और ये साइटोन है ना। और यहां पर निकल के आ गया कौन? तो भैया एक्सोन। क्या होता है? एक्सोन। ये एक्सोन है जी, एक्सोन है ना। और ये देखिए इसके ऊपर एक सीट होता है जिसको माइलिन सीट कहा जाता है। किस कौन सा सीट कहते हैं? माइलिन सीट कहते हैं, है ना। और ध्यान में रखे बच्चे, नीचे आ गया सिनेप्सिस। सिनेप्सिस
ठीक है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का काम करता है। लेकिन ठीक है, साइटोन से दूर कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? एक्सॉन। कौन ले जाता है जी? एक्सॉन ले जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। साइटोन से दूर कौन ले जाता है? आगे यही बोलता है क्या कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन ले जाता है, तब क्या हो जाता है? सिनेप्सिस होता है। लेकिन ऐसा तो बोल नहीं रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु 20 मीटर प्रति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितनी अधिकतम ऊंचाई पहुंचेगा? बच्चे ये देखिए, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है? भैया आपको बताएं क्या होता है? क्या होता है? जीरो। जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग माइनस जीटी से घटता है, और महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा? जीरो हो जाएगा। भैया आपको पता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2g h, तो v का मान तो जीरो हो गया। अब इसको इधर कर लीजिए, है ना, h बराबर हो गया यू स्क्वायर बटा 2g, है ना भैया। अब देखिए u का मान कितना है? तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर बटा 2 गुना 10, काट दीजिए, है ना, 40 मीटर। कितना मीटर जी? ठीक है, 20 20 बिसाई 40, 20 मीटर आंसर हो जाएगा 20 मीटर। आगे देखते हैं। ली चटरियल के सिद्धांत के अनुसार, भाई साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ली चटरियल क्या बोलता है? ली चटरियल बोलता है कि मान लीजिए, है ना, कई टका रखती है अपने पास में, कितना पास में रखती है कि धड़ाक धड़ाक से घर में फोन करना पड़ता है कि अब नहीं है पैसा, खुदे कमा रही है। क्या कर रही है? पुलिस। प्रणाम। नहीं नहीं, पुलिस होकर के, शादीशुदा होकर के पढ़ रही है तो तुरंत पैर छूना चाहिए, चरण। नहीं नहीं गुरु नहीं, बाबा रे बाबा, तू जो तपस्या कर रही हो हम थोड़ी कर रहे हैं, नहीं देख रहे थोड़ा सा बोल रहे हैं, देख। नौकरी करके ये रेगुलर टेस्ट मार रही है, इसीलिए इनको बोल रहे हैं। साइंस वाला हम और टेस्ट में है तो उतना ध्यान नहीं रहता है, ये साइंस वाले में चूंकि थोड़ा सा, ठीक है, टाइम आपका चेहरा देखते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, आप कर रही है रेगुलर, ठीक है, बहुत बड़ा बात है बाप, को गलत नहीं बोल रहे हैं। टेस्ट भी देती है सर। अरे इतना पता हो रही है, उन्हीं के साथ बैठ के देती है। इतना पता मत कर ना बेटा, कोई बात नहीं भाई, एकदम खूब मन लगा कर पढ़िए। नहीं सर के पास पढ़िए, ठीक है, खूब मन लगा कीजिए, भगवान करे आपको दरोगा बन जाए जल्दी से, है ना। ऐसे बच्चों को मेरा एकदम शुभाशीष, इतना मेहनत करके पढ़ रही है, जल्दी से। जैसे ही लगातार हमको लगता है कि जब जब सुना है किसी साइंस सर का टेस्ट चल रहा है कहीं पर, तो जरूर ही पहुंचा है ना। बेचारे 2-3 साल से लगातार लगे हुए ना हो, दो चार तो बच्चा तो क्या बताए, फॉलो करता है कि सर टेस्ट शुरू हुआ कि नहीं हुआ, को जवाब हमने देते हैं मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज। हाँ, क्वेश्चन जो तू पूछ रहा है तो तुरंत जवाब देंगे। ये जवाब हम नहीं देते हैं किसी को कि टेस्ट कब हो रहा है सर, सर ऑनलाइन कीजिए ना क्लास, सर ठीक है थोड़ा सा यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए ना, यही करिए, और कोई जवाब नहीं। सर दिक्कत है तो बोलिए सर, मदद करते हैं आपको हम। ऐसा ही बहुत लड़कियां बहुत लड़के जो है पास आउट, क्योंकि ठीक है बाबू लगातार हम पढ़ाते रहे, लगातार, है ना, बहुत बच्चे कंप्लीट किए, चाहे दरोगा हो या आपको एसडीएम संकल्प में सारा टेस्ट हम ही कराते थे मेंस का, ठीक है। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा डमाडोल हुआ, लॉकडाउन के, हाँ, मेरी स्थिति डमाडोल नहीं हुई, मेरी स्थिति डमाडोल, आप काम बदल लिए, काम बदल लिया, है ना, काम बदल लिए, बोलेगे काम क्या बदले? तो वर्तमान में हम 3-4 पब्लिकेशन से जुड़े हैं, रुक्मिणी से तो जुड़े हुए हैं, सीधा सीधी बात है 100% उसको, लेकिन और भी 3-4 पब्लिकेशन को हम क्या करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कमाई हो रहा है वहां से। ये नहीं कि हम कमजोर हुए, नहीं, हाँ, क्या आदत है पढ़ाने का, वो कम हुआ है,
है, टीचर वाला तो पटना में जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रिकॉर्ड हो रहा है बात को, ठीक है, यूट्यूब पर डलवे करेगा, सुन लेगा कोचिंग वाला सब भी, है ना। एक भी कोचिंग का डायरेक्टर वफादार नहीं है, वो केवल टीचर का यूज करना जानता है, चाहे कितना भी बड़ा कोचिंग वाला हो। कुछ कोचिंग वाले को हम एकदम डाउन टू अर्थ था, उसको खड़ा करके ऊपर अर्थ से फर्श पर, फर्श से अर्थ पर पहुंचा दिए बच्चे, है ना। 6 to 9th में, 9th 10th में, 11th 12th में सब बैच पढ़ाते थे हम, है ना। और भीड़ बच्चे का, और आज भी जो कंसेप्ट हम बताते हैं, ठीक है, वो रट के नहीं पढ़ाते हैं। याद रखना बच्चे, कभी भी हम रट के नहीं पढ़ाते हैं। मैक्सिमम टीचर जो है ना रट के पढ़ाता है। हम लोग क्या है कि बाय बॉर्न साइंस टीचर हैं, बाय बॉर्न साइंस पढ़े हैं, कहीं कुछ नहीं कंसेप्ट हमने कहीं देखे किताब में नहीं। हाँ, लिटरेचर प्रिंसिपल पता है, पढ़े हैं अपने जमाने में, है ना। अब जब आता है तो उसका यूज करना। हाँ, किताब लिखने के क्रम में क्या होता है, क्वेश्चन को डिस्कस करने के क्रम में क्या होता है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। हम क्वेश्चन देखते भी नहीं है, ये नहीं सोचेगा कि हम देख के क्वेश्चन अति करते हैं। हाँ, क्वेश्चन सेट जब किए, ठीक है, उस समय कैसा क्वेश्चन रहना चाहिए, तो बिहार दरोगा में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को इससे ज्यादा शिक्षा मिलेगी, है ना। तो देखिएगा इसमें कुछ इजी भी क्वेश्चन होगा, कुछ बहुत इजी होगा, कुछ आपको भ्रमित करने वाला भी क्वेश्चन होगा। सब तरह का क्वेश्चन सेट करते हैं। पहले क्या होता था, मतलब इनिशियल स्टेज में सब टफे क्वेश्चन सेट हो जाता था, अब नहीं होता। पहले क्या करते थे, सब टफे, 50 में 50 और टफ, पता चला क्या डिस्कस करने में 5 घंटा लग गया। अब क्या है कि सब तरह का, मॉडरेट भी, इजी भी, सब होता है। तो भाई पढ़िए और लाजवाब हो जाएगा। एकदम पी लिए, क्या पूछा, क्या रोका भैया। यहाँ देखिए, ली चैटरियल का सिद्धांत, है ना, अच्छा चीज है। तो हम इनको पूछे कि कितना पैसा इनके पॉकेट में है ना। मेरी साम्यावस्था है कि मेरे, ठीक है, आपको अकाउंट में आजकल यूपीआई हो गया है, 10,000 से कम रुपया अगर मेरे अकाउंट में रहता है तो हमको खुदबुदी स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है कि अगले महीने रेंट भी देना है, सुन ले बतवा को सुनिए, अगले महीने रेंट भी देना है ना। हो सकता है कि बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, तब क्या दिक्कत होगा, है ना। हो सकता है कि अचानक परिवार में कोई मांग दिया, तब क्या दिक्कत होगा। हो सकता है कि अचानक मेहमान आ जाए, तब क्या दिक्कत होगी। तो मेरी साम्यावस्था कितना है, 10,000 रुपये। अगर मान लीजिए अचानक, है ना, इससे 1,000 हम खर्च कर लिए, है ना, 1,000 रुपया खर्च कर लिए, तो अब मेरा जो क्रियाकलाप होगा उस दिशा की ओर प्रेरित होगा जो हम अपनी साम्यावस्था को बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। हम 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में क्या करेंगे, 10,000 रुपया अपना पूरा कर लेंगे, है ना। सेम चीज ये है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के साम्यावस्था में परिवर्तन, साम्यावस्था मतलब क्या हुआ भाई मेरे, सब कुछ साम्य है, यानी आपको ये देखिए ये साम्यावस्था है, यानी आपको रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ प्रोडक्ट है बच्चे, है ना। ये देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है, ये दोनों बराबर है बच्चे। तो इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं, है ना। तो उस दिशा की ओर अभिक्रिया प्रेरित होगा जहां पर, ठीक है, जिसमें भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को मिनिमाइज कर देगा। क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। यानी ठीक है, अगर साम्यावस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जिसके कारण परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को वह उदासीन कर देने का प्रयास करता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आपको ली चैटरियल प्रिंसिपल कहते हैं। तो भैया ये देखिए, ये है हैबर का अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, हैबर्स रिएक्शन है ना। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है ना। ध्यान देना बच्चे, आपको याद रखना है कि हैबर विधि में, ठीक है, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है, और इसमें आपको दाब का मान कैसा होना पड़ेगा जी, उच्च दाब, है ना, उच्च दाब होना पड़ेगा। और ठीक है, जब उच्च दाब होगा भाई तो ये क्या करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वह अमोनिया का निर्माण करने का प्रयास करेगा, क्योंकि N2 और H2 सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं तो वायुमंडल में अभिक्रिया करके क्या कर लेता, ठीक है, अमोनिया का निर्माण कर लेता। ऐसा नहीं करता है बच्चे, तो हम उसको उच्च दाब की ओर करते हैं, है ना, उच्च दाब, यहाँ उच्च दाब डालते हैं तो आपका अमोनिया तभी ज्यादा से ज्यादा बनेगा जब उच्च दाब होगा। और जैसे उच्च दाब होगा तो भाई साहब आपका टेम्परेचर निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न।
हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, निम्न ताप हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे उच्च हुआ, ये जैसे उच्च हुआ तो आपको मिनिमाइज करने के लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, यानी आपको उच्च दाब और क्या हो गया, निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर। ठीक है, किस विधि द्वारा आपको अमोनिया का निर्माण होता है, जल्दी बताइए। हैबर विधि द्वारा। बच्चे हैबर विधि में क्या आप करते हैं, है ना, दाब का मान क्या करेंगे, उच्च रखते हैं, और ताप का मान क्या रखेंगे, निम्न रखते हैं। बच्चे इसमें आपको, ठीक है, जो है कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए। लौह ऑक्साइड, किसका करेंगे, लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, Fe2O3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए भाई मेरे, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो भाई साहब आपको पता है, ये देखिए, ये आपका रंध्र है, इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। कौन सा सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं बच्चे, है ना। द्वार कोशिकाएं, कौन सा कोशिका बोलते हैं, गार्ड सेल्स कहा जाता है। भाई साहब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि आपको, ठीक है, जल का, है ना, जल का, जल जल मतलब H2O, H2O का इसमें मात्रा बढ़ जाता है, जिससे स्फीति दाब, कौन सा दाब जी, स्फीति दाब, टर्जिडिटी प्रेशर, है ना, स्फीति दाब का मान बढ़ जाता है। जैसे जल की मात्रा अधिक होगी स्फीति दाब बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको गार्ड सेल्स खुल जाएगा और स्टोमाटा खुल गया बच्चे। गार्ड सेल्स क्या होता है, खुल जाता है, खुल जाता है, और ठीक है, खुल जाता है बच्चे, गार्ड सेल्स आपका खुल जाता है। जैसे ही स्फीति दाब कम होगा, गार्ड सेल्स क्या होगा भाई साहब, ये बंद हो जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, क्या जल की मात्रा के बढ़ने के कारण, किसकी मात्रा के बढ़ने के कारण, जल की मात्रा के बढ़ने या घटने के कारण, स्फीति दाब के बढ़ने या स्फीति दाब के घटने के कारण आपको स्टोमाटा क्या होता है, खुलता या बंद होता है। तो भाई साहब यहाँ देखिए, रक्षक कोशिकाओं के स्फीति दाब द्वारा, ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि किसकी मात्रा वहां बढ़ जाती है, तो जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे टर्जिडिटी प्रेशर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, कारण जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन से रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बोलिए कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, लाल का सबसे कम विचलन, जबकि बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। याद रखना, डिस्पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका विचलन, यानी रेड का विचलन क्या होगा भाई, कम होगा, है ना, विचलन कम होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, यानी बैंगनी का आपको तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, उसका विचलन सबसे अधिक होगा, है ना बच्चे। क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम, कितना एंगस्ट्रॉम जी, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो भैया मेरे 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये ध्यान में रखना भाई मेरे, तो यहाँ क्या होगा, सबसे अधिक बोल रहा है तो आपको बैंगनी का होगा। आगे देखते हैं, सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन, याद रखना बच्चा, इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए कार्बन का कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन की चतुसंयोजी तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, चतुसंयोजी। ये देखिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, है ना, और हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और ये क्या बना लिया, तो भाई मेरे यह बना लिया आपको दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा आपको, ठीक है, यौगिक का निर्माण कर लिया। यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा किसका निर्माण होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से याद रखना है आयनिक बंधन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, ध्यान में रखना बच्चे। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हस्तांतरण नहीं होता है ना। प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन का हस्तांतरण होगा या प्रोटॉन का हस्तांतरण होगा, है ना, न्यूट्रॉन साझेदारी नहीं होता, न्यूट्रॉन के हस्तांतरण में नाभिकीय अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है ना। याद रखना, न्यूट्रॉन की आपको साझेदारी द्वारा आपका किसका होगा भाई मेरे, ठीक है, यह बनाता है आपको, है ना, नाभिकीय अभिक्रिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है भैया, कौन सा, ओ को, है ना। याद रखना बच्चे, ए, याद रखिएगा इस पे, देखिए, ठीक है, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में बताया था। ध्यान में रखना बच्चे, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, 4, ए बी ओ। देखिए हम जो बताना चाह रहे हैं वो देखिए, ठीक है, ए बी मतलब एंटीबॉडी, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा तो दोनों एंटीजन पाया जाएगा जी, दोनों एंटीजन पाया जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखिए, किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एबी में। और बच्चे यह क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, है ना। और बच्चे आपको ओ में
आपका, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ना, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। किसे क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है बच्चे, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसीलिए ठीक है, आपको यह सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है, दोनों ए और बी दोनों पाया जाता है, इसीलिए दे सकता है, दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है बच्चे। बोलेगा किसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो जिसमें नहीं पाया जाता वो ले सकता है सबसे, और जिसमें पाया जाता है वो दे सकता है सबसे, है ना? ध्यान में रखना बच्चे, बराबर पूछेगा आपसे। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी किस राशि में परिवर्तन के बराबर होता है? भाई साहब ये देखिए, कहता है कि किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा, ये देखिए ये वस्तु है, वस्तु पर कार्य के द्वारा किया गया कार्य, है ना, इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना, यानी वर्क डन बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2m। अब देखिए वी स्क्वायर माइनस क्या हुआ? यू स्क्वायर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चे। और इसी को बोलते हैं, यानी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही आप बोलते हैं, है ना, आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही आप कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहां पर है भैया? ये है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, है ना, इसी को बोलते हैं क्या? आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। समस्थानिकों में क्या समान होता है? आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम ये, है ना, आइसोटोप में क्या समान होगा? जल्दी बताइए, समान क्या होगा? तो भैया ये देखिए 6C12, है ना, 6C14, है ना, समान क्या क्या होगा? तो तत्व समान, पहले तो परमाणु संख्या समान होगा, है ना, परमाणु संख्या समान होगा, तत्व समान होगा, और भाई मेरे प्रोटॉन की संख्या समान होगा, है ना, भिन्न कौन होगा? तो भौतिक गुण भिन्न होगा, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न होगा, ये तीनों आपका भिन्न होता है ना, पढ़ाए हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाएगा कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए? तो समांतर क्रम में जोड़ के देखिए, क्योंकि याद रखना बच्चे, अगर ये कुल प्रतिरोध इस तीनों से कम है तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर कुल प्रतिरोध इन तीनों से सबसे ज्यादा है ना, तो आपको क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। ये देखिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा भाई मेरे? 1/2 प्लस क्या? 1/3 प्लस क्या? 1/6, है ना। हमने क्या कहा कि R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन R1 R2 और क्या R3, है ना। तो क्या R1 R2 R3 ध्यान में रखिएगा, अगर ग्रेटर देन हो R1, ग्रेटर देन हो R2, ग्रेटर देन हो R3, तब ये जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। और अगर R इक्विवेलेंट क्या हुआ? R इक्विवेलेंट कम हो जाए, है ना, R1 से कम हो जाए, R2 से कम हो जाए, R3 से, तो ये जोड़ा गया समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो ये ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या हो गया? तीनों समांतर क्रम में जोड़ा गया। आ रहा है हो? 6 हो गया एलसीएम, करके देखिए, नहीं हो आ सकता है, आ रहा है ना। 6 द्वितीय 6 3 3 दूनी 6 2 छक्का 6 1 हो तो गया। क्यों नहीं यो दिया था ना बीच में, 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में और 6 ओम को श्रेणी क्रम में, ये भी दिया हुआ है ना, इसीलिए हमको कंफ्यूजन हुआ कि कहीं ठीक है आपको गड़बड़ तो नहीं है। 2 ओम 3 ओम को समांतर क्रम में, ये देखिए करके देख लेते हैं, रुकना रे। 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम को क्या समांतर क्रम ऑप्शन में देखिए, और 1 ओम को 6 ओम को किसमें? श्रेणी क्रम। तो देखिए बच्चे 2 और 3, तो 3 2 गुना 3, अब 2 प्लस 3, है ना, प्लस कितना? 6 ओम, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6/5 प्लस क्या 6 6 5 30, 6 36, 36/5 हो गया, है ना, नहीं होगा इसमें, इस कंडीशन में। अब फिर क्या कह रहा है? 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, तो 3 गुना 6 समांतर क्रम में कर रहे हैं, है ना, अब बटे 3 गुना 6, है ना, अब बोलते 6 प्लस 3, तो 6 3 18 बटे 6 3 9 9 दूनी 18, 2 ओम आ गया, और ठीक है 2 ओम जोड़िए, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 4 ओम इसका, है ना। ये ध्यान में रखिए, इसमें 4 ओम, इसमें 36/5 ओम निकलता है, निकाल दिए ना फट से। तो कभी कभी ये नहीं कि अंदाजा पर मार दिए, देख लेंगे हम चेक करके, क्योंकि सरल सवाल ही आपको क्या करता है? नंबर कटाने का प्रयास करता है। चल बेटा अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है? बोलिए,
Al2O3 है ना जी, या आपको ZNO या क्या PbO या क्या, ठीक है SnO2, ये चारों जो है ना आपको क्या करता है, क्षारीय गुण होगा जी, है ना। CO2 अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय। CO नहीं है भैया, CO रहता तब उदासीन होता है, ये दोनों क्या होगा भैया, ये क्षारीय होगा, है ना। आगे देखते हैं, पौधों में दोहरा निषेचन बताए थे हम, है ना। एक क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, दूसरा भ्रूणपोष का, दूसरा क्या करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। कितना पोलन ग्रेन होना चाहिए, दो। एक किसको निषेचित करता है, तो हाँ केंद्रक को, एक करता है बाह्य कोष को, है ना। तो भ्रूण और, ठीक है, भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों का निर्माण होता है ना। अरे रेगुलर रहना तब पता चलेगा कि तुरंत तुरंत सर जो बताया तुरंत हो जाएगा सवाल। एक कार एक सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाती है ना। मंदन निकालिए भैया, भी का मान 0 हो गया, भी का मान क्या हुआ 0, यू का मान कितना दिया 10 मीटर, समय का मान कितना दिया t, निकालना क्या है, a निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, a बराबर क्या होता है, तो v माइनस यू अपॉन क्या t, v का मान कितना हो रहे, है ना, कितना है, v का मान 0 है ना, माइनस u का मान कितना है 10, समय का मान कितना है 5, तो 10/5 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे मंदन में निगेटिव केवल शो करने के लिए होता है, लेकिन परिमाण कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, है ना, क्या भैया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक एक्स तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, या किस तत्व के समान, बच्चे एक्स है, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है जी 12, अंतिम कक्षा में देख कितना इलेक्ट्रॉन 282, यही ना जी, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं इसका, है ना 281, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका देखिए 288 और क्या 2, अंतिम कक्षा में 2 है, इसी के बराबर होगा बच्चे, इसका 283 है ना, इसका 288 है ना, यह अक्रिय गैस है, कौन सा गैस है, अक्रिय। देखिए किसमें अंतिम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन है, जो समान है वही क्या होगा, आपको समान गुण वाला हो, यानी समान गुण वाला तत्व है। वाह देखिए कैसे बनता है, हाँ नहीं देखेगा तो ककर क्या लेगा रे। मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता, अधिवृक्क, कौन सा ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, है ना भैया। आपको याद रखना है कि अधिवृक्क ग्रंथि एडिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए। एडिनल ग्लैंड जो है ना ये किडनी के ऊपर, कहां पर, किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और बच्चे यह एडिनेलिन हार्मोन स्रावित करता है, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव करता है, जो क्या होता है भैया, यह ठीक है डर भय, है ना, डर भय में बाहर उत्सर्जित होता है। बच्चे पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन का स्राव होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कौन सा ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ये मस्तिष्क में पाया जाता है ना। अग्न्याशय, ठीक है, का बीटा सेल्स, कौन सा सेल्स, बीटा सेल्स, या इंसुलिन का स्राव करता है, किसका स्राव करेगा, इंसुलिन का स्राव करता है, ध्यान में रखिए बच्चे, का स्राव करता है। और आते हैं कौन, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन का स्राव करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा को उत्क्रमित करने पे, ठीक है, में मदद कौन करता है, तो भैया आपको बताए हैं हम, है ना, याद रखना है, हाँ स्प्लिट रिंग्स, कौन सा रिंग, ये देखिए ये है आपको, ठीक है, आपको ये मैग्नेट है, और यहाँ पर क्या है, आर्मेचर है, और ठीक है भाई मेरे, ये देखिए ये हम क्या करते हैं, ये लगाए, और विभक्त बल है, कौन सा बल है, विभक्त, स्प्लिट रिंग्स का प्रयोग करते हैं, और यही आपको स्प्लिट रिंग्स जो है एसी को किसमें बदल देगा, डीसी, है ना, एसी को डीसी में बदल देता है, ये उत्क्रमित करता है बच्चे, है ना, विभक्त बल है, कौन सा बल है, विभक्त बल है। या कम्यूटेटर, कौन जी, कम्यूटेटर, ये भी कभी कभी पूछ देता है, कम्यूटेटर धारा की दिशा को बदलता है, धारा की दिशा को क्या करता है, उल्टा कर देता है। कम्यूटेटर बोलिए या क्या बोलेंगे, आपको स्प्लिट रिंग्स बोलेंगे। क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे क्या, हाँ आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है, ठीक है, आपको इस्पात का फ्रेम, इस्पात के फ्रेम को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। कुंडली नहीं देखती हैं, देखिए होंगे पंखा निकलता है ना, तो उसके अंदर देखिए लोहा वाला फ्रेम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर, और उसी के ऊपर जो है ना कॉपर का तार लपेटा जाता है, फ्रेम होता है, इस्पात का बना होता है। चलिए
सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए ये एल्केन का सजातीय श्रेणी लिख रहे हैं बच्चे, है ना, एल्केन का, ये इसका फार्मूला जो है ना समान होगा सबका, CnH2n+2 होगा, है ना। ये देखिए पहला कंपाउंड CH4, दूसरा कंपाउंड C2H6, तीसरा कंपाउंड C3H8, चौथा कंपाउंड C4H10। अब देखिए क्या क्या बात हुआ बच्चे, दोनों के बीच में अंतर CH2 होगा, है ना, दोनों के क्रमागत यौगिकों के बीच में अंतर कितना होगा? CH2 होगा, है ना। बच्चे एल्केन है तो समान गुण होगा, यानी उनका समान एक समान सूत्र होता है, सही है ना। कह रहा उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, एल्केन है तो सबका गुण लगभग क्या होगा? समान होगा, है ना। उनकी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में कितना का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। ये बता उनके भौतिक गुण, बच्चे यहाँ देखिए परमाणु भार में अंतर हो गया, जिसकी वजह से भौतिक गुण कभी भी समान नहीं होगा, भौतिक गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारस्कित तंत्र में अपघटक क्या भूमिका है? अपघटक की क्या भूमिका? भैया अपघटक में बताए थे आपको सबसे अधिक कौन यूज होता है? दो चीज, एक होता है कौन? जीवाणु, और दूसरा कौन? कवक। और ये क्या करता है? तो ये आपको पदार्थों को, है ना, आपको पदार्थ जो है उसको क्या करता है? सूक्ष्म पदार्थों में, सूक्ष्म पोषक पदार्थों में तोड़ देता है। भैया ये देखिए, ये मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ को तोड़ के छोटा छोटा कण में बदल देता है, या मान लीजिए कोई जीव है उसको छोटा छोटा कण में बदल देगा, सूक्ष्म कण में तोड़ देता है बच्चे। सूक्ष्म कण मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, है ना, फास्फोरस, इसमें तोड़ देता है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पोषक तत्वों में क्या करना? तोड़ना। वह किसका काम है जी? वह अपघटक का काम है। किसका काम है? अपघटक का काम होता है, ये ध्यान में रखना बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहता है। कुल ऊर्जा की बात कर रहा है बच्चे, कौन घटता बढ़ता है? कौन घटता है? देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो आपको पता है महत्तम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चे? महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा, है ना। भाई मेरे जब ये नीचे गिरेगा तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का मात्रा कम होगा और काइनेटिक एनर्जी का मात्रा क्या होगा? ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब पृथ्वी से टकराएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आपको कुल ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होगा? नियत रहेगा, है ना, हमेशा नियत रहता है। ये ध्यान में रखेगा, है ना, स्थिर रहता है, महत्वपूर्ण है जी, स्थिर रहती है। आगे देखिए, कुल ऊर्जा हमेशा क्या होगा? स्थिर है। कुल ऊर्जा हमेशा क्या होगा? स्थिर रहेगा। ध्यान में रखना, कौन ऊर्जा बदलेगा, घटेगा, बढ़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, है ना। कौन ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा? कुल ऊर्जा। देख बाबू, एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल, भैया पढ़ाए हैं आपको हम, अल्कोहल, है ना, को जोड़ दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और आपको बन गया एस्टर का निर्माण होगा। एस्टर का निर्माण होता है। और ध्यान में रखिएगा, ये देखिए अल्कोहल, मान लीजिए C2H5OH है, और इसको जोड़ दीजिए क्या बच्चे? CH3COOH से जोड़ दीजिए, ये बन गया एस्टर CH3COOC2H5। बच्चे इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। कौन सा एसीटेट? इथाइल एसीटेट बोलेंगे, है ना। तो भाई मेरे ध्यान में रखिएगा, एस्टर है, ये क्या है? एस्टर है, और इसमें सुगंध होगा। बच्चे फल पकने के बाद किसका निर्माण करता है? एस्टर का निर्माण करता है। ध्यान में रखना है, इसी के कारण फल में सुगंध होता है। फल पकने के बाद याद रखना, फल पकने के बाद क्या बनाता है भाई साहब? एस्टर बनाता है, बाद एस्टर बनाता है, और इसी के कारण इसमें सुगंध होता है। एस्टर बनाता है ना, एस्टर बनाता है, जिसके कारण इसमें सुगंध होगा, जिसके कारण इसमें सुगंध होता है, इसमें स्मेल होता है बच्चे, सुगंध होता है, स्मेल होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। आगे देखते हैं, मानव रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? भैया ठीक है, रक्त का क्या बनाना? थक्का बनाने में मदद करना। भैया आपको पता है रक्त का थक्का क्या होता है? जल्दी बताइए, रक्त का थक्का क्या होगा? तो भाई साहब रक्त का थक्का जो है ना, आपको पता है कि आपके प्लाज्मा में एक, ठीक है, आपको क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। क्या होता है जी? फाइब्रिनोजेन होता है ना। फाइब्रिनोजेन पहले होता है, ठीक है, आपका थ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन जब आपके किससे? प्लेटलेट से
मिलेगा और प्लेटलेट से मिलेगा और फिर क्या करेगा भाई मेरे यहाँ पर, ठीक है, आपको है ना तो मिलेगा। तो ये बना लिया, किसका निर्माण किया, फाइब्रिनोजेन का। किसका निर्माण किया, फाइब्रिनोजेन का। और फिर जाकर के ये फाइब्रिनोजेन जो है आपको विटामिन के, है ना, और कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आयन से मिलके हवा के साथ मिलकर के यह थक्का बनाता है। क्या बनाता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। यह जालक संरचना होता है जो रक्त को बाहर जाने से रोकता है। बच्चे, रक्त का थक्का मतलब फाइब्रिन, है ना, तो ध्यान में रखना है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है आरबीसी का हेमोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन जी, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन करेगा। और ध्यान रखना बच्चे कि रोगों से लड़ने में डब्ल्यूबीसी काम आता है। कौन काम आता है, डब्ल्यूबीसी काम आता है ना। चलिए, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा है जी, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपको पढ़ा चुके हैं हम बच्चे कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न लेयर से गुजरता है तो इसका वेग बढ़ेगा या इसका वेग क्या होगा, घटेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, तो बच्चे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। आगे देखिए, परमाणु समग्र रूप से विद्युत उदासीन होता है। सही बात है, क्यों, क्योंकि परमाणु में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। ये किसने बताया था, तो भैया ये जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु उदासीन होता है। ध्यान में रखने बच्चे, है ना। कारण परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। सही है, कथन और कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है ना। कथन और कारण क्या हुआ, सत्य हो गया और ये सही व्याख्या भी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मेंडल का विसंयोजन नियम, है ना, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भैया आप पूछ रहे थे कि कैसे अलग हो गया, लंबा मोटा है भैया, आप पूछ रहे थे कैसे लंबा अलग हो गया। यहाँ देखिए, आपको पता है कि टीटी, है ना, इनटू टीटी, पहले जनरेशन में केवल क्या बना जी, है ना, अलग हुआ गुण जी नहीं, सब लंबे हो गए। जो डोमिनेंट था वही सब डोमिनेंट रह गया, है ना, ये रिसेसिव गुण है बच्ची, तो डोमिनेंटे रह गया, सब लंबा, है ना। लेकिन दूसरा जनरेशन में अचानक क्या हुआ भाई मेरे, 3:1 आ गया, यानी 3 लंबा और क्या 2 क्या हुआ, एक क्या हुआ आपको नट है। ये देखिए टॉल लिख दीजिए और ये ड्वार्फ लिख दीजिए, है ना, तो एक बोना प्राप्त हुआ। तो इस क्रम को आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी अपने आप सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, किसने, जीवों ने अपने गुण को पृथक कर लिया जी, है ना। इस घटना क्रम को क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी ठीक अपने आप गुणों को अलग किया, कोई इसमें ठीक है साइंटिफिक लॉ नहीं लगा जी, है ना, अपने आप जीव अपने आप क्या करता है, तो गुणों को अलग कर लेता है। तो बच्चे युग्मक निर्माण के दौरान युग्म बच्चे एक लक्षण की विसंगति दूसरे को प्रभावित करती है। क्या कह रहा है, F1, ठीक है, मेंडल का विसंयोजन का नियम, है ना, किस पर आधारित है, F1 पीढ़ी में लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। एक लक्षण की विसंगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो भाई साहब यहाँ देखिए जरा मेरी बात समझिएगा, है ना, यहाँ युग्मक के दौरान युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। एक लक्षण की विसंगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ये गलत बात है ना। अब बच्चे F1 पीढ़ी में लक्षणों का मिश्रण नहीं होता। देखिए मिश्रण हुआ जी, गुण अपने आप अलग कर लेता, तो यह मिश्रण नहीं हुआ, एक हो गया, है ना। फिर देखिए भाई मेरे, यहाँ देखिए युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी, यानी आपको याद होगा हम क्या किए थे कि टी को अलग अलग किए थे, टी इंटू टी किए थे। तो युग्म विकल्पी क्या हो गया, अपने आप को अलग अलग कर लिया बच्चे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, टी नंबर, है ना। ध्यान में रखिएगा, देखिए कैसे बना है, सेग्रीगेट कर लिया, अपने आप को अलग अलग कर लिया, पृथक कर लिया। एक 10 kg की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 6 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है और वस्तु को निहित स्थिति में जुड़ जाए। बोलिए बच्चे, ठीक है, आपको महत्तम ऊंचाई पर क्या बोले थे, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा बच्चे, है ना। या जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। एम का मान बोलिए 10, जी का मान बोलिए कितना, 9.8, है ना, और वो 6। यहाँ अपने मन से 10 ने लेकर के बना देगा, है ना, जो कह रहा क्वेश्चन में वही करना है। 60 हो गया, 60 गुना 9.8, तो जितना आ रहा है इतना आ रहा है, कितना जूल कर दीजिए, है ना। 10 यहाँ दिया हुआ रहेगा, है ना, या नहीं दिया रहेगा, देखिए कुछ नहीं दिया रहा है तो 10 लेंगे, और दिया हुआ
दिया हुआ अगर है तो वही लेंगे, है ना। कुछ नहीं दिया हुआ तो कितना लीजिएगा, 10, सीधा सीधी 10, है ना। हाँ तो दिया हुआ है। और ऑप्शनों को तो पकड़ में आ जाएगा, ऑप्शन कैसा कह रहा है। यदि उस तरह का एग्जैक्ट दे रहा है तो एग्जैक्ट ले लेंगे। 588 ना होगा जी, सी होगा ना, सी होगा। ये लोग जो बोल दिया मार दिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आधात में किस और पाई जाती है, बोलिए आप लोग। देखिए ये पेरियोडिक टेबल है, ये पेरियोडिक टेबल है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, ये पेरियोडिक टेबल है। यहाँ देखिए हल्ला नहीं करेगा भाई मेरे, इधर धातु होता है क्या, इधर धातु है ना, बीच में लेडर के समान, किसके समान, लेडर के समान। ये देखिए ये आपको अधातु, ये उपधातु हो गया इस पर, और ये क्या हुआ, अधातु हुआ। किस साइड में है, तो बच्चे धातु बाएं साइड में, मध्य में क्या, सीढ़ी के समान कौन, उपधातु, और सबसे दाएं तरफ कौन, अधातु। तो बच्चे आपको कह रहा है कि अधातुएं होती है दाईं ओर, है ना, दाईं ओर। याद रखिए बच्चे, फिर से रिपीट कर रहे हैं भैया, एक फिगर बना लीजिए अच्छे से बनाइए, गलती नहीं होगा कभी भी। ये बना रहे हैं भैया, यहाँ देखिए 13वां है ना, बोरोन। ये क्या है, सिलिकॉन 14वां आ गया। ये जर्ब, ये फिर फिगरो गड़बड़ है क्या यार। यहाँ देखिए ये बना लिए, ये बना लिए, और इसको लंबा कर देते। क्या हो, क्या बोल रहा है पीछे से, क्या आ गया, है ना। यहाँ देखिए बोरोन हो गया, है ना, ये सिलिकॉन हो गया, याद रखना बच्चे, ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम उसी में आता है ना। और देखिए टेल्यूरियम है, आर्सेनिक और एंटीमनी है, आर्सेनिक और एंटीमनी है, और टेल्यूरियम और पोलोनियम है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी है, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कितना उपधातु होता है, बताए थे पिछले क्लास में, है ना आपको, ठीक है, 7 होता है, कितना जी, 7। कौन कौन, बोरोन, उसके बाद क्या हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। फिर क्या हुआ, आर्सेनिक और एंटीमनी, फिर क्या हुआ, टेल्यूरियम और पोलोनियम, है ना। ये देखिए ऐसे ही क्रम में होता है जी, है ना, बीच में इधर हो गया धातु, और इधर क्या हुआ, अधातु। अब बीच में लेडर के समान कौन अलग होता है, कौन हो गया, उपधातु, है ना। देखिए सीढ़ी पर उपधातु है। चल ये ध्यान में रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक की शल्य क्रिया है बच्चे, है ना, ट्यूबेक्टोमी। बच्चे पुरुष को क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी, क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी कहते हैं, है ना। अरे एक लड़का हमको बोला क्या, ठीक है, नया नया विद्यार्थी था, बोला कि सर बहुत काला है, ठीक है, कुछ पढ़ा रहे थे हम लुब्रिकेंट्स वगैरह कुछ पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ऊपर ऊपर उस साइड वाला बैच में बोला कि सर एक बात पूछे, बोलो। तो सर ठीक है, कोई उपाय बताइए ना सर, क्या बोलते हैं हमको, लड़का सब बोला कि कंट्रासेप्टिव पिल्स खा लेने के लिए तो गोरा हो जाएंगे। हम लोग खा लो, लड़का सब कोई बोला था उसको, ठीक है, खा लो। तो लड़का जो है ना सही में खा लिया। 3-4 दिन के बाद बोला कि सर हमारा सर बड़ी दर्द करता है सर, ठीक है, वो दवाई जो आप बोले थे ना, बोले रे हम बोले, तब उसको बोले हम, समझाए अच्छे से। तो आजकल जो है ना, याद रखना बच्चे, आजकल ठीक है, पहले जमाने में क्या था कि लोग एक दूसरे को उल्लू बना लेता। वर्तमान जमाना जो है ना बहुत डिफरेंट हो गया है, इधर 5-7 साल 8 साल से, ठीक है, समझे। हाँ नहीं, वो सब कुछ जो है ना उसको पहले ही सिखा देता है मोबाइल, है ना, वर्तमान में गूगल उसको पहले ही सिखा दिया है। तो ध्यान में रखना बच्चे, कॉपर्टी जो है ना इसमें आपको क्या होता है, कॉपर के समान एक क्या बोलते हैं, ये होता है टी के समान एक आकृति होती है, जो ठीक है आपको महिलाओं के वेजिना के अंदर डाला जाता है, जो आपको क्या करता है, स्पर्मिसाइड्स होता है, जो क्या करता है, स्पर्म को मार देता है। तो ये ध्यान में रखना है। कॉन्डोम का यूज भी किया जाता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। करा किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 5 है, इसका एसआई मात्रक में क्या होगा मान बच्चे, है ना। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है बच्चे, ध्यान में रखना है, वस्तु का घनत्व बटे क्या जी,
जल का घनत्व होता है ना। तो वस्तु का घनत्व निकालना है तो आर डी गुना क्या, जल का घनत्व। देखिए आर डी गुना जल का घनत्व, और जल का घनत्व कितना होता है बच्चे, तो ये आर डी 5 है, जल का घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो देखिए दिया हुआ भी है, 1000 से गुना कर दीजिए तो 5000 हो जाएगा, 5000 kg पर मीटर क्यूब हो गया, है ना। केवल आपको फार्मूला ध्यान में रहेगा, तुरंत सवाल बनेगा, है ना। वस्तु का घनत्व बटा जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या हुआ, तो वस्तु का घनत्व बटा क्या, जल का घनत्व, बटा जल का घनत्व। याद रखना भाई मेरे। अब एक और काम करने वाले हैं बाबू, अभी बताते हैं उसको। बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, पाउडर कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बेकिंग पाउडर। भाई ठीक है, याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो है ना हल्का सा क्या, ठीक है, तीखापन युक्त होता है, इसमें टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं जिससे भोजन आपको अच्छे से पचता है। अब एक और काम करने वाले हैं, है ना, हम सोच रहे थे, अभी हमको याद नहीं था, इसको बेकिंग पाउडर कहेंगे भाई, है ना। ये देखिए एक और काम करने वाले हैं, क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे, है ना, बोलते हैं ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन टेस्ट है ना। तो हम क्या करेंगे कि आपको अगले ट्यूसडे से, है ना, अब जो नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा है उस ट्यूसडे से हम कुछ आपको पढ़ने के लिए देंगे, है ना, और उस पर आधारित 50 क्वेश्चन सेम टॉपिक पर, है ना, आपको हम प्रोवाइड भी करेंगे, है ना। और वो आपको करना है, बाकी तो डिस्कशन जो चल रहा है चल ही रहा है ना। उसमें भी कुछ कुछ जटिल टाइप का उसी सेट जो आपको देंगे पढ़ने के लिए उसका रहेगा। तो अगले सेशन में आपको पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में ध्यान में रखना बच्चे, फिजिक्स में अगले सेशन में आपको पढ़ के रखना है लाइट, पूरा लाइट पढ़िएगा, है ना। और फिजिक्स में लाइट, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पॉलीमर, पॉलीमर और बच्चे एवरीडे केमिकल्स, हाँ केमिकल्स, है ना। और बायोलॉजी में, बायोलॉजी में पढ़ना है क्या, तो भाई मेरे केवल और केवल पढ़िएगा, ठीक है, आपको प्लांट ग्रुप। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं भैया नहीं चाहिए।